नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और सवाल इंडिया का इस वक्त यही है कि क्या कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो रेसलर्स हैं वो लगातार 3 दिन से इस बात को लेकर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर कि जो गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगे हैं उसके बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, और न सिर्फ उनको इस्तीफा देना चाहिए बल्कि कुश्ती संघ को ही बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले को लेकर खेल मंत्री के साथ भी जो पहलवान हैं उनके एक दल की कल बैठक हुई। कई घंटे तक ये बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकल पाया। आज फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात पहलवानों की जो है वो होनी है। क्या इसमें अब बातचीत में होगा वो भी देखना यहाँ पर अहम होगा। इस बीच 72 घंटे का वक्त जो है कुश्ती संघ को दिया गया था अपना जवाब देने के लिए, उसकी मियाद भी पूरी हो रही है, तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कुश्ती संघ अपनी तरफ से क्या कहता है। हालांकि जिस तरह की प्रतिक्रिया ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से देखने को मिली उससे ये लगता है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ जो रेसलर्स इन गंभीर आरोपों के साथ बैठे हुए हैं वो भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफे के सवाल पर ये जो यहाँ पर आंदोलन है एक तरह से वो चल रहा है, और दूसरी तरफ कुश्ती संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, उसके अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो सुनामी जो है वो आ जाएगी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी जिसका वक्त पहले दोपहर में था, फिर उसको आगे बढ़ाया गया, और अब से थोड़ी देर में शायद वो मीडिया से मुखातिब हों और अपनी बात वहां पर रखें, लेकिन आरोपों को वो नकारते रहे हैं। और अब तो यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा तो नहीं देंगे। खबर ये भी थी कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे बात की और उनसे बयानबाजी न करने के लिए जो है कहा गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई, और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो कहते हैं मीडिया के सामने जब वो आएंगे, और क्या जब पहलवानों की मुलाकात दोबारा फिर से खेल मंत्री से होती है तो वहां पर बातचीत होती है और क्या हल वहां पर निकल कर आता है। सर, ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता की। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है, और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। इधर आप देखिए, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमारे प्रदर्शन में कोई राजनीति नहीं है और ये खिलाड़ियों की लड़ाई है। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनीति आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है, और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो हम लीगल तरीके से चलेंगे। अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ शुक्ला हैं और रविचंद्रन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आता हूं। खेल मंत्री से मुलाकात होनी थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी बैठक नहीं शुरू हो पाई है, और बैठक में देखिए हम हमेशा से कह रहे हैं कि कल अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक समिति बना दी जाए। समिति में खिलाड़ी रहें, सरकार के लोग रहें और ओलंपिक संघ के लोग रहें। वो एक ऐसी कमेटी बनाएगी, उसमें वो जांच करेगी, और जांच में अगर कुछ पाया गया
तो फिर एक एडहॉक कमेटी बना करके डिसॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो कि ओलंपिक संघ बनाएगा। तो उस कमेटी को लेकर के बातचीत अभी भी जारी है और इस बीच जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा है लीगल रास्ता लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर के सामने इस समय विकल्प क्या है, जैसे कि अभी पहले विमल जी और हम बात यही कर रहे थे कि लीगल तौर पर विमल कुछ कर नहीं सकता है मंत्रालय। मिनिस्ट्री के पास कोई पावर नहीं होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कोई भी एक्शन इंटरनेशनल बॉडीज के लिए इंटरफेरेंस माना जाता है। तो स्पोर्ट्स को मतलब राजनीति से वो लोग मानते हैं कि अलग रहे, और हमारे पास केसेस हो चुके हैं जबकि एक्शन लिया गया है और आयोग तक को बैन कर दिया गया है। तो वो उससे तो बचने की उनको, और अनुराग ठाकुर को अच्छे से पता है, वो इनकी बारीकियां वो समझते हैं। आयोग भी एक्शन नहीं ले सकता, आयोग एक एडहॉक कमेटी बना सकता है जिसके लिए खिलाड़ियों ने जो लिखा है, और वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो कि हो सकता है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चले, जो एजीएम और एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है अयोध्या में, जो WFI के सेक्रेटरी ने कल बुलाई थी और 22 तारीख को है, वहाँ पे स्टेट बॉडीज मिलकर एक फैसला ले सकती है, जो ऑफ कोर्स क्योंकि ये चुने हुए हैं इनके कमांड में होगी। तो वहाँ पे उससे सलाह मशवरा करके जो हम लोग बात कर रहे थे कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते वो हटेंगे, एक जांच कमेटी बैठेगी, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आयोग के थ्रू एक फॉर्म होने की बात हो रही है। ये एक सीधा सा रास्ता अभी दिखता है। और क्या डेवलपमेंट होता है, कोई खिलाड़ी वाकई जिस पे एलिगेशन लगा है वो उसको लेके सामने आ जाता है, तो फिर ये लीगल मसला होगा और बात अलग होगी। हाँ, तो जैसे कि बताया कि कुछ कर नहीं सकती मंत्रालय कमेटी बना सकती, जिसका प्रपोजल ऑलरेडी कल रात में खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। तो खिलाड़ी भी विचार कर रहे हैं और सकारात्मक तौर पर विचार हो रहा है। जो मैं बता दूं, जो हमारी जानकारी सूत्रों से, खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा अब लड़ने के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। दूसरे बहुत सारे मामले अब हैं, और अब जब समस्या यहाँ पर सिर्फ एक आ रही है कि खिलाड़ी तो अपना रुख नर्म करने को तैयार हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अपना रुख नर्म करने को तैयार नहीं है। उनसे सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो अनुराग ठाकुर ने फोन करके कहा कि आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, मीडिया के सामने ना जाएं, खिलाड़ी नाराज हो सकते हैं, बिदक सकते हैं, बातचीत सही माहौल में हो रही है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करी, लेकिन आगे मीडिया में बोल गया कि मैं तो बोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मैं चुन के आया हूं, मैं किसी की दया पर नहीं आया। यही तो बातें हैं यहाँ पर सौरभ, कि फिर हल कैसे यहाँ पर निकलेगा, हल कैसे यहाँ पर निकलेगा? क्या जो है वो इस्तीफा देंगे, या खिलाड़ी जो है वो कमेटी बनाने के बाद इंतजार करेंगे कि उसके बाद जांच हो, कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाए? रविशंकर शुक्ला भी हमारे साथ होंगे, उनके पास जल्दी से चलते हैं, फिर हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। रविश, आप ये बताइए कि वहां पर जो रेसलर्स हैं उनमें से कौन कौन जाने वाला है और वहां पर क्या चल रहा है? और दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो बात थी कि शाम को होनी है, यहाँ पर बृजभूषण जो वो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, क्या वो होने वाली है? जी देखिए ताबिश, अगर जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर जितने प्रमुख जो पहलवान थे जिन्होंने आरोप लगाए थे वो यहाँ पर इस वक्त नहीं है। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और जो विनीश फोगाट हैं वो अभी जा चुके हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी साक्षी मलिक से, उनका ये कहना था कि हम पहले खिलाड़ी आपस में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद में जो है वो मुलाकात हो सकती है। आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर खिलाड़ियों के अलावा तमाम सारे हरियाणा के खाप पंचायत के लोग भी जो है वो जुट गए हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो यहाँ बैठे लोग हैं, हालांकि यहाँ बैठे लोगों का रुख जरूर सख्त है, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया था वो सुबह से लेकर अभी तक कोई उन्होंने मीडिया के सामने बयान नहीं दिया है। आज मीडिया ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया पर कहा कि जब कुछ होगा, जब हमें लगेगा कि कुछ बोलने वाला है, तब वो मीडिया के सामने आएंगे। दूसरी ओर 4 बजे बृजभूषण सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा विमल जी बता रहे थे 22 तारीख को एजीएम की बैठक है। सूत्र जो वहां से बातचीत हो रही है उनका ये कहना है कि उस एजीएम की बैठक में कुछ फैसला हो सकता है। अयोध्या में ये बैठक है, 20 राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर आएंगे तो वहां कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जो अभी रुख है वो बिल्कुल नरम नहीं है, वो अपनी बात पर अड़िग हैं। उनका ये कहना है कि भाई 10 साल से वो प्रेसिडेंट हैं कुश्ती संघ के, तो अगर अब तक कोई समस्या नहीं थी तो अचानक एकाएक कैसे ये समस्या आ गई। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। डेडलॉक अभी बना हुआ है। बिल्कुल, अब डेडलॉक बना हुआ है, देखना होगा कि आगे इसमें किस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ नॉरिस प्रीतम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल पत्रकार। आपका स्वागत है सर। सहदेव सिंह बालियान हैं, सीनियर कोच हैं, और सौरभ मिश्रा हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, और गीतिका जाखड़ हमारे साथ हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता ये हैं। पहले आरोपों की यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद नॉरिस जी मैं आपके पास ही समझने के लिए आऊँगा कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है।
सहदेव जी, आप बताइए, आरोप इतने गंभीर हैं कि उसको लेकर जो नामचीन खिलाड़ी हैं वो यहां पर धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो इनको खारिज कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कितना दम आपको लगता है इन आरोपों में? देखिए हुसैन जी, मेरा अपना निजी विचार है कि सरकार ने इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसमें एक आम नागरिक नहीं बैठा हुआ है धरने पर, ये वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं और जो इनकी समस्याएं हैं वो प्रधानमंत्री ने, सरकार ने सुननी चाहिए और इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। WFI को बर्खास्त करके और जो ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं इनकी बात सुनी जानी चाहिए और इसका समाधान सरकार ने निकालना चाहिए। गीतिका जी, आप इस पर जल्दी से अपनी बात रखिए। आपको भी लगता है कि क्योंकि कहीं आग होती है तभी धुआं होता है, अगर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं तो जाहिर है कोई दम यहां पर होगा इन आरोपों में? मैं जिनके भी बारे में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास हैं 5 लड़कियां, तो इफ इट इज ट्रू, अगर ये चीजें हैं, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ रेसलिंग कैंप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी गीतिका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपका वीडियो जो है वो रुक रहा है, कोशिश करेंगे ठीक से इसको संपर्क को आपसे साधने की। नॉरिस प्रीतम जी, आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ अब सवाल यह है कि यहाँ पर आगे क्या हो सकता है? क्या खेल मंत्रालय कोई कमेटी बनाए, उस पर यहाँ पर जांच हो, या फिर IOA के पास यहाँ पर जाना चाहिए इन रेसलर्स को, वहां पर एक कमेटी बने? कैसे यहाँ पर अब हल निकल सकता है? क्या इनको हटाना मुमकिन है? क्या करा जा सकता है? देखिए, ये कमेटी वगैरह बनाने की बातें जो बड़ी लॉन्ग टर्म है, जिसका चलता ही रहेगा। कमेटी बनेगी, फिर वो उनकी फरियाद सुनेगी, फिर जवाब आएगा, इसमें टाइम निकलता रहेगा। इसमें बेसिक मुद्दा जो सबसे जरूरी चीज ये है कि कोई पुलिस की रिपोर्ट तक नहीं है। इसका फायदा ब्रजभूषण सिंह बड़े आराम से उठाएंगे कि मेरे अगेंस्ट तो कोई खिलाफ कोई रिपोर्ट ही नहीं, तुम क्या बातें कर रहे हो। सबसे पहले पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि विमल बोल रहे थे कि सरकार के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि इनको कह दे कि तुम हट जाओ यहाँ से, है ना। इंटरनेशनल फेडरेशन के आदमी है वो, तो इसलिए सबसे पहले पुलिस की उसके बेसिस पे, उसके आधार पे सरकार एक्शन ले सकती है इनके ऊपर। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो सकता है इनके ऊपर। आम आदमी दिल्ली की सड़क पे चलता है, लड़का लड़की की तरफ देख लेता है, पुलिस वाले उसको बंद कर देते हैं, बिना सुनवाई के बंद कर देते हैं कि साहब ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी जो मतलब इंटरनेशनली फेमस खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियन है, एशियन गेम चैंपियन है, वो एक फेडरेशन के अफसर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वहां पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आराम से खड़े हुए हैं। कोई सूमोटो जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे मालूम नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूमोटो एक्शन अगर लिया जा सकता है, सरकार या पुलिस क्यों नहीं सूमोटो एक्शन लेके और उनको ये उनके ऊपर एक कार्रवाई कर सकती, कानूनी कार्रवाई, और उस कानूनी कार्रवाई के तहत उनको रोका जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन समझे कि हट जाएंगे, वो नहीं हटेंगे। जो आदमी साफ कह रहा है मेरे बोलने से सुनामी आ जाएगी, सुनामी तो ऑलरेडी आई भी है कि वहां पे सड़क पे बैठे हुए दुनिया के टॉप खिलाड़ी जो रेसलर बैठे हुए हैं, वो सुनामी से क्या कम है, और सुनामी क्या आएगी। तो इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है, मेरी गुजारिश है पहलवानों से कि अगर वो पुलिस रिपोर्ट कर दें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी बजरंग ने आज बोली, कल मैं दिन भर वहां था, हड़ताल जहां पे ये धरना हो रहा था, वहां पे कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट महिलाएं थी 2-3, वो स्टेज पे चढ़ने आ गई अपना कुछ बैनर वगैरह लेके। बजरंग ने हाथ जोड़ के उनसे 5-6 दफा कहा कि हमें राजनीतिक लोग नहीं चाहिए, आप मेहरबानी से उतर जाएं। लेकिन नॉरिस जी, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वो मीडिया के सामने ये लोग आए थे, तब भी वहां पर ये लोग, इन्होंने जिक्र किया कि नहीं चाहते हैं कि देखिए आरोप इतने संगीन है कि जिनके आरोप, जिनके साथ ये बात हो रही है उनको सामने लाने की नौबत आए। विनेश ने जो है मीडिया के सामने बात कही कि हम नहीं चाहते कि वो सामने आए, जरूरत पड़ेगी तो हम उनको लेकर भी आएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये तब सच माना जाता है, या ये तब इसको मान सकते थे जब कोई पर्दे में रह के छिप के बात कर रहा है। भाई हर एक की इज्जत का सवाल है। वहां तो जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पिताजी महावीर खुद वहां बैठे हुए हैं, है ना, और वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जब वो सड़क पे आके बैठ ही गए तो अब उसमें पुलिस में रिपोर्ट करने में तो करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई कैसे होगी। और पुलिस की रिपोर्ट में ये भी होता है कि क्योंकि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होगा, इसमें इनका कोई नाम नहीं आएगा, किसने रिपोर्ट करी, कुछ नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। सौरभ मिश्रा, यहां पर आपको मैं लाना चाहूंगा इस पॉइंट पर।
ये बात कल भी सवाल उठा था, उनसे पूछा गया कि आप इस पर एफआईआर करवाइए, पुलिस का रास्ता आप अपनाइए। आरोप बड़े संगीन है, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी इस पे? देखिए, यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एफआईआर का रास्ता तो बिल्कुल खुला हुआ है, वो कर सकते हैं। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसके संबंध में मैं ये कहूंगा कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 से गवर्न होती है, और नेशनल स्पोर्ट्स कोड में बहुत साफ लिखा हुआ है कि विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 97 में, उसके आधार पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन के लिए क्या किया जाए, उसमें सीधे सीधे डायरेक्शन दिया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एक कमेटी बना के इस मामले को इंक्वायरी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का सवाल है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी नेशनल स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से वो ये कर सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो नेशनल रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर सकती है पेंडिंग इंक्वायरी, और जब ये इंक्वायरी पूरी हो जाए उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री के पास कोई पावर नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड में साफ साफ ये दोनों बातें, विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही गई है इन केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और दूसरा, अगर सीरियस इरेगुलरिटी पाई जाती है किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की फंक्शनिंग में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में पेंडिंग इंक्वायरी उस फेडरेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। तब वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम एक रिपोर्ट तो हो ना, कम से कम पीआईएल के लिए भी कुछ रिपोर्ट हो, पीआईएल हो तभी तो होगा ना, कोई उठ के तो नहीं कहेगा। कम से कम एक रिपोर्ट, साधारण सी रिपोर्ट तो कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कानूनी जो कार्रवाई है उसको वो लोग, अभी उनका ये कहना है कि जहां तक हम समझ पाए कि उसको इस्तेमाल वो करेंगे, वो आखिरी कदम है उनका, लेकिन वो चाहते हैं कि इन आरोपों को सुना जाए। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ वो पहला कदम होना चाहिए था। आपकी चोरी होगी पहले आप करेंगे ना, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। गीतिका जी की बात, सौरभ मैं आऊंगा आपके पास। गीतिका जी, आपसे बात जो है पूरी नहीं हो पाई थी, आप क्या कहेंगे इन आरोपों के ऊपर? और जिस तरह से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये भी तो अच्छा नहीं है ना कि यहाँ पर अवार्ड विनर जो हमारे रेसलर्स हैं वो बैठे हुए हैं किसी बात को लेकर। बिल्कुल, एक बहुत बुरी और बहुत गलत बात है। लोगों के अंदर किस तरीके का मैसेज जा रहा है। अगर आप कल को अपनी बेटी को रेसलिंग करवाना चाहेंगे तो मतलब 1000 बार सोचेंगे और उसके बाद भी आप नहीं करवाएंगे। तो जब इस तरीके के, जब इतने बड़े नाम, आप देखें कि इतने बड़े नाम जो कि मोदी जी के साथ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपको हर टूर्नामेंट में, पिछले आप 1 साल में देखेंगे कि कितनी बार इनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, सारी चीजें हैं। तो अगर इतने बड़े खिलाड़ी अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कोई ऐसी बात है। और ये लोग एफआईआर क्यों नहीं कराना चाह रहे, ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि कल मैं उनका वो सुन रही थी, उनका जो इंटरव्यू था, जिसमें कि जो पहली बात थी उन्होंने स्टार्ट करी इस बात से कि हमें नेशनल नहीं खेले तो हमें कैंप में नहीं ले रहे। तो मुझे लगा कि शायद ये एजिटेशन इसलिए है कि इनको कैंप में नहीं रखा गया। लेकिन हमें एज अ बीइंग अ प्लेयर या फिर मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक कुछ रूल एंड रेगुलेशंस अगर फेडरेशन ने बनाए हैं तो उसका हमें अनुशासन में रहते हुए उनका पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हम नहीं खेले, हमें कैंप में नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने जो है हमें कैंप में रख लिया। तो बात जब शुरू हुई तो लगा कि शायद ये मुद्दा है, लेकिन एंड होते होते ये एक बहुत ही जो है सेक्सुअल हैरासमेंट तक ये चीज पहुंच गई है। तो कि इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई विक्टिम आपके पास हैं, 4 से 5 लड़कियां आई थिंक उन्होंने बोला है, तो दे शुड कम अप, और नॉट इन मीडिया, नॉट टू यू एंड मी, लेकिन उनको एटलीस्ट दे शुड हैव गिवन द एप्लीकेशन, उनको एफआईआर करानी चाहिए। क्योंकि मैं इतना लंबा पीरियड, आई हैव बीन इन द कैंप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इस तरीके की चीजें मुझे कभी आज तक सुनने में नहीं आई, देखने में नहीं आई कि हमारे कैंप में, मीन्स आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, किस तरीके की चीजें हो रही थी। मतलब बहुत शॉकिंग है ये।
और ये जब ये लड़ाई कुश्ती के लिए है, ये लड़ाई तो जो है सही मुद्दा उठाया जाना चाहिए। और अगर अनुशासन में रह करके आप अगर सारा काम कर रहे थे और फिर भी आपके साथ इस तरीके की गलत चीजें हो रही थी तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहदेव जी, आप यहाँ पर बताइए कि ये भी बड़े सवाल हैं जो कि क्योंकि जो कुश्ती संघ की तरफ से जवाब दिए गए उसमें भी कई सारी चीज़ें की गई कि जो सुविधाएं मुहैया कराई गई बड़े पहलवानों को भारत में, वो ट्रायल से बचते हैं। ये सब चीज़ें भी क्या यहाँ पर वजह हैं? ट्रायल से बचने का सवाल नहीं है सर। जैसे कोई रेसलर नेशनल उसकी पोजीशन आ गई और दोबारा उसको ग्रांड प्रिक्स में खिला रहे हैं तो उसकी पहले ही नेशनल पोजीशन, नेशनल से बड़ा कंपटीशन तो कोई होता नहीं, तो उसको कोई काम पड़ जाता है, कोई बीमार हो जाता है और कोई समाज में 20 काम होते हैं तो वो नहीं लड़ पाए, उसके लिए ये थोड़ी है उस पर बैन लगा दिया क्यों नहीं लड़ा ग्रांड प्रिक्स में। तो नेशनल में तो लड़ लिया, नेशनल सबसे बड़ा कंपटीशन है देश में। नहीं तो अगर बाद में टीम चाह रही है किसी कंपटीशन के लिए, उसमें ट्रायल ले लो उसकी, उससे ग्रांड प्रिक्स वाले से ट्रायल ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? मना थोड़ी कर रहा है कि भाई मेरी ट्रायल मत लो। तो ये तो मजबूर करना किसी रेसलर को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेसलर हैं, ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, वो छोटे छोटे कंपटीशनों के लिए ट्रायल देंगे क्या? जब नेशनल में उनकी पोजीशन आ गई, ओलंपिक में मेडल है और उनकी दोबारा ट्रायल लेने की क्या जरूरत है? जब फाइनल में जब टीम जा रही है 15 दिन पहले ले ले। ट्रायल होता है नहीं होता है, नियमों के खिलाफ होता है, ट्रायल होता है, फिर उस दौरान ट्रायल ले ले, वो कम मना कर रहे हैं। लेकिन हर बार ग्रांड प्रिक्स में नहीं, तुम पे बैन लग जाएगा, तुम कंपटीशन लो ग्रांड प्रिक्स। तुम नेशनल उनकी पोजीशन आ गई तो ग्रांड प्रिक्स में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। सौरभ, आप बताइए, ऐसे मसले आपने भी देखे हैं क्या? क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है, क्या जो मेडल जीते हुए प्लेयर्स हैं उनको ग्रैंड प्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर सहदेव जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहा जाता है कंपटीशन के लिए, क्या ये गलत है? देखिए, ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन की बात नहीं है, सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में होता है बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से, क्योंकि फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ये सारे पार्ट है हमारे इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम के। तो अगर कोई खिलाड़ी किसी भी कंपटीशन में, अगर वो नेशनल हो या और कोई वहां क्वालिफाई कर लेता, तो कई बार फेडरेशन के लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को सिलेक्शन करवाने के लिए कोई दूसरा ग्रैंड प्रिक्स रख देंगे, कभी कुछ और रख देंगे कि अगर तुम इसको क्वालिफाई करोगे तो माना जाएगा। इसी वजह से आपको याद हो कि पहले भी कोर्ट केसेस हुए हैं, सुशील कुमार और नरसिंह का एक मैटर आया था पहले भी, कि इसको रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, सिलेक्शन कैसे तय होगा। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी स्कोप दिया गया फेडरेशन को, और ये जो अपनी मनमानी करते हैं, इसीलिए खिलाड़ी कई बार वो शोषण का भी शिकार होते हैं, मजबूरी का सामना करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनाने की जरूरत मुझे लगता है। नॉरिस जी, आप इस पर क्या कहेंगे? गाइडलाइंस की जरूरत है यहाँ पर पहली चीज। मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन का मामला है, ये कुछ ऐसा है कि कुछ खेल ऐसे हैं जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, उसमें अगर जाने से एक हफ्ते पहले आप किसी का ट्रायल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई मेडलिस्ट एशियन गेम्स का, जरा सा उसके घुटने में चोट लग गई, उसका करियर खराब हो गया, उसका गेम्स खत्म हो गए। बॉक्सिंग है, उसमें ट्रायल देना एक हफ्ते पहले, जाने से पहले, मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैराथन है, 42 किलोमीटर भागने के बाद 1-2-3 महीने लगते हैं उसको रिकवर करने में। इंडिया में क्या होता है कि आज आप मैराथन भाग के आए, कल आपको ट्रायल है दिल्ली में भागना है आपको, अगर वो 2 दिन में 88 किलोमीटर भागेगा तो जो ओलंपिक एशियन गेम में जाके क्या भागेगा? तो इसमें समझदारी की बात है। ये चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये कुछ ऐसा होता है जिसको बदलने की जरूरत है, या ये परेशान करने के लिए सिर्फ जो है किया जाता है? दोनों बातें हैं, परेशान भी करा जाता है। आपको ले जाना है टीम में, मुझे नहीं ले जाना, मुझे ट्रायल दे जाती, मैं मना कर दूंगा, आप चले गए टीम में। अक्सर होता रहता है ये तो खेलों में। इसलिए इसमें समझदारी की बात है सिर्फ, और इसमें कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि साहब ट्रायल होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। सौरभ, अब ये सवाल का भी जवाब आप जरा समझा दीजिए थोड़ा, कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो लगे हुए हैं कि भाई यहाँ पर इनको आप बर्खास्त कीजिए, पूरे संघ को बर्खास्त कीजिए, उनका इस्तीफा लीजिए, ये किस तरीके से हो सकता है? प्रोसेस क्या होती है? खेल मंत्रालय कर दे इसको, या फिर आईओए के पास जाएं, वो कमेटी बनाए, जांच हो, फिर जाके जो है इस पर एक्शन लिया? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट करेंगे? सौरभ, ये जो सवाल अब यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर कर रहे हैं रेसलर्स के, बर्खास्त कीजिए आप संघ को पूरे, इनका इस्तीफा लीजिए, इसको खेल मंत्रालय से भी बातचीत हो रही है, आयोग को भी इन्होंने लेटर लिखा है, ये होगा कैसे? देखिए, मैंने आपको आपकी आवाज नहीं आ रही नॉरिस जी, आप इसको समझाना चाहें संक्षिप्त में। बात करने की
अगर सीरियस इरेगुलरिटीज है किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन की फंक्शनिंग में, तो उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है और तब तक उसको सस्पेंड किया जा सकता है एज एन इंटरिम मेजर पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये ऑप्शन मेरे के पास है। और जैसा कि आईओए है, वहां पे आईओए का एक एथलीट्स कमीशन है, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती है इसकी जांच करने के लिए, इस मामले को प्रोसीड किया जा सकता है। चलिए, तो अब देखते हैं कि क्या इंक्वायरी होती है, क्या तब तक जो है सस्पेंड किया जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं। अभी खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जो है इन रेसलर्स को मिलना है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो होने वाली थी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर स्पष्ट होना है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सवाल इंडिया का यहाँ पर ये सबसे बड़ा इस वक्त बना हुआ है कि क्या यहाँ पर जो आरोप हैं इन पहलवानों के, इनको लेकर किया जाता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं जहां पर जो पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, वो गंभीर आरोपों के साथ बैठे हुए हैं और इंतजार इस बात का है कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, इनके आरोपों को जो है वो सुना जाता है। खेल मंत्री से भी इनको मिलना है और खबर यह है कि कुश्ती संघ के जो ये विवाद है उस पर 5:45 बजे के करीब जो ओलंपिक संघ है उसकी इमरजेंसी बैठक हो सकती है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, अब ये बैठक यहां पर होगी तो इसमें कौन कौन लोग जाएंगे और यहां से क्या उम्मीद जो है वो की जा रही है? देखिए, ये बहुत अहम बैठक है क्योंकि अब तक जिसमें कोई कार्रवाई कर सकता था वो कार्रवाई इंडियन ओलंपिक संघ कर सकता था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी नहीं कर सकता था। जो हम लोग लगातार बोल रहे थे कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो इंडियन ओलंपिक संघ कर सकता था। आज सुबह इन पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक संघ को लिखा और बताया कि उनकी ये संवेदनाएं हैं और वो चाहते हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को है भंग कर किया जाए और चेयरमैन को हटाया जाए। उसके बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटर एडहॉक कमेटी बना करके जो आरोप है उसकी जांच कराई जाए और फिर बाद में निष्पक्ष चुनाव किए जाएं। जब ये लेटर लिखा है, उस लेटर का संज्ञान लेते हुए जो अध्यक्षा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। ये बैठक ऑनलाइन होगी क्योंकि पीटी उषा खुद केरल में है, इसके सदस्य हैं गगन नारंग हैं इसके सदस्य और जो कल्याण चौबे इसके सदस्य हैं, ये सब लोग ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़ेंगे। 5:45 पर ये बैठक होगी। इस बैठक में बहुत अहम निर्णय हो सकता है कि आईओए एक कमेटी बना दे जो आरोपों की जांच करे, जो खिलाड़ी लगा रहे हैं। उस कमेटी में खिलाड़ी भी होंगे, आईओए के अधिकारी भी हों और सरकार के यानी खेल मंत्रालय से भी अधिकारी को नियुक्त किया जाए। ऐसे एक इम्पार्ट कमेटी बनाई जाए और ये एक बहुत अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक से ही कोई एक्शन होगा, इस बात की उम्मीद है। क्योंकि लगातार जब से दोपहर 12, साढ़े 12 बजे से लेकर अब तक का जो खेल सचिव हैं वो अंदर अनुराग ठाकुर के घर पे मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर घर पे हैं, डीजी साई जिस पे डीजी हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भी मिल चुके हैं खिलाड़ियों से। खिलाड़ियों के साथ इनकी बातचीत इनडायरेक्ट चैनल से चल रही है। खिलाड़ी भी जंतर मंतर पे गए कुछ देर के लिए, फिर अभी आके एक जगह सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो आसपास आपस में बातचीत काफ़ी चल रही है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ नतीजा निकल सकता है। लेकिन इन सब में बाधा क्या है? जब अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बैठक बुला ली है जिससे कुछ एक्शन होना संभव है, जिसमें कुछ निकल कर आना संभव है। अब ये भी नजरें बनी हुई हैं कि 4 बजे का वक्त दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अभी तक नहीं आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में जो उनका गृह जनपद है वहां पर है, वहां मीडिया का जमावड़ा लगातार बना हुआ है। जैसे कि हम लगातार ये बता भी रहे हैं दर्शकों को कि अनुराग ठाकुर ने फोन करके बृजभूषण शरण सिंह को हिदायत दी है कि वो मीडिया में आकर के अनर्गल बयानबाजी ना करें, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। क्योंकि जब आज सुबह संदेश आया कि बृजभूषण शरण सिंह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुलासा करेंगे, पर्दाफाश करेंगे राजनीतिक साजिश का जो कि इन पहलवानों को यहाँ बैठाने के लिए है। उसके बाद पहलवानों ने अनुराग ठाकुर से कहा कि आप कल रात में बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमारा आपके प्रति एक सिंपैथेटिक रवैया, और ऐसे में ये इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, आईओए के लिए भी और सरकार के लिए भी, खेल मंत्रालय के लिए, खेल मंत्री के लिए भी। लेकिन सौरभ, यहाँ पर एक चीज और बताइए आप, लेकिन एक लाइन तो बोल ही गए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बताइए आप कि क्या कमेटी बनाकर जांच करने तक इंतजार करने को रेसलर्स तैयार हैं? क्योंकि जब खेल मंत्री से मिलने के लिए गए थे तब भी ये चर्चा थी कि जांच इसकी हो जाए, लेकिन वो चाह रहे थे कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद जांच।
नहीं, इस्तीफा जब नहीं देने को तैयार है बृजभूषण शरण सिंह, खेल मंत्रालय ले नहीं सकता, जो एक्शन ले सकता है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ले सकता है। इसीलिए आज लेटर था वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा, इन खिलाड़ियों ने खेल मंत्रालय को नहीं लिखा। तो जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कमेटी बनाएगा उसमें ये खिलाड़ी जो अब तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, तो विनेश ने कहा है कि अगर कमेटी बनती है तो जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उन विक्टिम्स को वो कमेटी के सामने पेश कर सकती हैं। तो वो एक बहुत ठोस वजह होगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सामने पास कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो वो प्रक्रिया अब शुरू हुई है, पत्र लिखा गया और पत्र का संज्ञान लेकर के बैठक की जा रही है। यानी जब औपचारिक तौर पर लिखा गया तब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एक्शन ले रहा है। लेकिन देखिए मतलब बड़ा हास्यास्पद है कि 2-3 दिन से ये धरने पर बैठे हुए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन औपचारिक खत का इंतजार कर रहा था। ऐसे मामलों में तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के बैठक होनी चाहिए, और ये बैठक भी ऑनलाइन हो रही है क्योंकि गगन नारंग हैदराबाद में है, पीटी उषा केरल में है, कल्याण चौबे कहीं और है। लेकिन फिर भी चलिए कम से कम गनीमत है कि लेटर पर ही सही आज ये बैठक तो कर रहे हैं, वरना तो कल पीटी उषा ने 48 घंटों के प्रदर्शन के बाद कल एक ट्वीट किया था। अभी तक जवाब जो 72 घंटे का वक्त था वो मियाद पूरी लगभग होने को है, जवाब दे देंगे बृजभूषण शरण सिंह, पर जवाब में यही लिखा है उन्होंने मंत्रालय को कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। और उल्टा उन्होंने उस आपने जवाब में आरोप लगाए हैं जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या जवाब देंगे वो तो उनके बयानों से जाहिर हो रहा है, नहीं चलते हैं बिल्कुल। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो दबाव में नहीं आने वाले हैं किसी के। जो उनकी लाइन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन का सबसे बड़ा बयान है पूरी कहानी को समझने के लिए। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा कि मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी और मैं किसी की दया से नहीं बनाऊं, मैं चुन के आया हूं। फिर भी अभी तक बोले क्यों नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उनकी शाम को, संकेत किसको है? जी चलिए आप नजर बना के रखिएगा सौरभ, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने रोका हुआ है उनको। हाँ जी हाँ, चलिए बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट हम लेंगे। तो फिलहाल का अपडेट यह है कि कुश्ती संघ विवाद पर 5:45 पर अब से कुछ देर बाद जो है वो ओलंपिक संघ की इमरजेंसी बैठक होने वाली है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। हमारी नजर बनी हुई है, हमारे सहयोगी भी इस पर बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई में बढ़ते हुए एयर प्रदूषण की। यहाँ पर जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है और भारत की आर्थिक राजधानी की हवा इन दिनों बेहद खराब है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और हालात यहाँ तक हो गए हैं कि समंदर के किनारे बसे जिस मुंबई में जाड़े के दिनों में मामूली ठंड होती थी, वहां भी अब ठंड महसूस की जा रही है। पहले नजर डाल लेते हैं कि प्रदूषण के हालात वहां पर क्या हैं और क्यों यहाँ पर प्रदूषण लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ के हालात जो हैं वो अब बता रहे हैं कि जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब यहाँ पर है। आप देखिए कि 6 दिन तक प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब रहा। लगातार 6 दिन से AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 300 के पार है। बीते 20 दिन में 10 दिन प्रदूषण स्तर बहुत ख़राब श्रेणी में रहा और दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित शहर में जो है मुंबई को गिना गया। दिसंबर मध्य में एक हफ्ता दिल्ली से भी खराब AQI यहाँ पर रहा और पहली बार खराब से बहुत खराब AQI की मियाद जो है वो लंबी हुई है। 15 जनवरी को पारा 13 डिग्री तक यहाँ पर पहुंचा। तापमान में गिरावट, कोहरा, धूल से प्रदूषण जो है वो हुआ, इसको बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के कारण भी यहाँ पर प्रदूषण जो है वो बढ़ा है।